हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे क्लास 10 का हिस्ट्री का चैप्टर 1 का क्वेश्चन। इससे पहले भी क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव बताए हैं। चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। इसमें आपको 5 क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। लघु उत्तरीय प्रश्न 60 लगभग शब्दों में उत्तर दें। पहला क्वेश्चन है 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। दूसरा क्वेश्चन है इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। तीसरा क्वेश्चन है यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। चौथा क्वेश्चन आपका है गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। पांचवा क्वेश्चन है विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे। चलते हैं पहला नंबर क्वेश्चन पे। 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। 1848 के फ्रांस में जो क्रांति हुए थे उसके निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण जो थे, लुई फिलिप जो अपनी नीति बनाया था वो असफल हो गया, पहला कारण। इसमें समाजवाद का दूसरा कारण है समाजवाद का अभाव था। तीसरा था राजनीतिक दलों में संगठन, जो राजनीतिक दल उसके संगठन मजबूत नहीं हुआ करते थे। चौथा थे मध्य वर्ग के शासन का होना, मध्य वर्ग वहाँ का शासन कर रहा था। लुई फिलिप एक उदारवादी नेता थे। उन्होंने 1840 ईस्वी में गीजो को प्रधानमंत्री बनाया, जो एक कट्टर प्रतिक्रियावादी था, और उन्होंने कभी भी जनता के हित की रक्षा नहीं की, जनता के बारे में कभी कुछ सोचा ही नहीं। तो इसके वजह से वहाँ आंदोलन हुआ है। परिणाम स्वरूप जनता और सुधारवादी नेताओं ने मिलकर सम्राट के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया और अंत में लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। सबसे बड़ा कारण है 1848 की फ्रांसीसी क्रांति का क्या, वहाँ के जो एक तो मध्यवर्गीय शासन था वहाँ पे, तो मध्य वर्ग शासन होने के बावजूद भी वहाँ जनता के हित में काम नहीं हुआ था, जिसलिए जनता में आक्रोश पैदा हुआ और जनता और सुधारवादी नेता ने आंदोलन शुरू किया। आंदोलन इतना उग्र हुआ कि लुई फिलिप को अंततः गद्दी छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। आप वीडियो को रोक करके इसका नोट कर सकते हैं। अगला दूसरा नंबर जो आपका क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। ऑस्ट्रिया क्या कैसे भूमिका रहा है। पहला, इटली और जर्मनी यूरोप के महादेश में है, एकीकरण करना था, तो इसमें ऑस्ट्रिया जो था, ऑस्ट्रिया इस पे अप्रत्यक्ष रूप से राज करा था। आंसर देखें क्या है। इटली जर्मनी के एकीकरण ऑस्ट्रिया के शर्तों पर हुआ, क्योंकि इटली जर्मनी के अधिकांश भाग या प्रांतों पर ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप था। ऑस्ट्रिया को इटली जर्मनी से बाहर करके ही दोनों का राष्ट्रों का एकीकरण संभव था। ऑस्ट्रिया एकीकरण करवाना चाह नहीं रहा था। अगर इटली जर्मनी एकीकरण करना है संभव होता तो वो ऑस्ट्रिया को बाहर करके करना था। तो ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे मेटरनिक, ऑस्ट्रिया चांसलर कौन थे, मेटरनिक, जो घोर प्रतिक्रियावादी और दमनकारी नीति को अपनाया हुआ था, जिससे इन दोनों राष्ट्रों में राष्ट्रवाद का भावना बढ़ गया, राष्ट्रवाद पैदा हो गया इसमें। तो मेटरनिक जैसे 1848 में पतन के बाद सबसे बड़ी क्या हुआ, सबसे बड़ी बाधा खत्म हो गया। तो अंत ऑस्ट्रिया को निकालने के लिए विदेशों की आवश्यकता पड़ी। विदेश की आवश्यकता लेकर जर्मनी और इटली ने दोनों ऑस्ट्रिया को बाहर निकाला और इटली का एकीकरण संभव हुआ। हाँ तो स्टूडेंट, आपका तीसरा क्वेश्चन है यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। इसका आंसर क्या है। एक बात तो राष्ट्रवाद की भावना जो यहाँ पे पनपा है, यहाँ पे उजागर हुआ है। सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना का उदय जो हुआ है 1789 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति, 1789 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति। और हुआ क्या, और ज़्यादा जो बढ़ावा मिला नेपोलियन बोनापार्ट के विजय राजियों द्वारा। नेपोलियन बोनापार्ट जो थे, जो भी देश 1804 में वो राजा बने हैं, 1804 में वो राजा बने हैं, उसके बाद जो भी वो देश
पे आक्रमण करते और जीतते तो करते क्या, उस पर एक कानून लागू करते। कानून में सबको बराबर का हक था। इसका आंसर लिखना किस प्रकार से वो देखिए। नेपोलियन ने विजित राज्यों में 1804 में नेपोलियन संहिता लागू कर विशेषाधिकार समाप्त कर, जो भी एक विशेष अधिकार जो भी वहाँ के लोगों का था सबको बराबर, कानून के समक्ष सबको बराबर का अधिकार दिया। समान प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था लागू की गई। इससे तानाशाही के विरुद्ध आवाज उठने लगा। फ्रांसीसी आधिपत्य, अब क्या हुआ, फ्रांसीसी आधिपत्य के विरुद्ध भी देशभक्ति की भावना बलवती हुई। अब क्या हुआ कि जर्मनी और इटली या अन्य राज्य में जहाँ जहाँ हॉलैंड हो, स्विट्जरलैंड हो या मिलान, वारसा इत्यादि पर फ्रांसीसी सेना या नेपोलियन बोनापार्ट जो राज कर रहे थे, वहाँ भी जब कानून बराबर का हक मिला तो वहाँ भी फ्रांस के विरुद्ध देशभक्ति की भावना उठा और राष्ट्रवाद का विकास हुआ। इसमें और एक बात और है कि जैसे जर्मनी और इटली में बहुत ज़्यादा विकसित हुआ राष्ट्रवाद, जर्मनी और इटली में राष्ट्रवाद की भावना सबसे अधिक प्रबल थी। दोनों देशों में फ्रांसीसी आधिपत्य के विरुद्ध असंतोष की भावना बढ़ने लगी। इसके चलते क्या हुआ, नेपोलियन ने इटली में ट्रांसपेडेंट गणराज्य एवं सिसेल-पाइन गणराज्य तथा जर्मनी में राइन संघ की स्थापना कर इटली एवं जर्मनी की भावी एकीकरण की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। इसी प्रकार वारसा की ग्रैंड डची बनाकर पोलैंड में भी राष्ट्रवादी भावना जागृत की। इस प्रकार से नेपोलियन बोनापार्ट का विरोध इसलिए हो रहा था वहाँ पे क्योंकि वो जो कानून लाया तो बराबर का हक दे दिया था। बराबर के हक देने के बाद क्या हुआ, फ्रांस के खिलाफ ही वहाँ पे क्या हुआ, विरोध होने लगा। एक क्वेश्चन और पूछता है कि नेपोलियन कोड क्या है। नेपोलियन कोड है 1804, याद रखिएगा। नेपोलियन कोड की, नेपोलियन कानून जो लागू किया था उसी कोड का नाम है नेपोलियन कोड। नेपोलियन संहिता भी कहते हैं 1804। ये एग्जाम में पूछता है। एग्जाम में और क्वेश्चन इससे पूछता है क्या, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया। जर्मन राइन संघ या राज्य का निर्माण जो किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट, चौथा नंबर जो क्वेश्चन आपका है क्या, गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। गैरीबाल्डी कौन था, जानते हैं इसका आंसर क्या है। गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था और मेजनी के विचारों का समर्थक था, परंतु बाद में कावूर के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया। वह सशस्त्र क्रांति द्वारा इटली का एकीकरण करना चाहता था। वो इटली का एकीकरण चाहता था कि इटली का एकीकरण जो सेना द्वारा हो, सशस्त्र द्वारा हो। इसके लिए उन्होंने अपने कर्मचारियों तथा स्वयंसेवकों की सशस्त्र सेना बनाई। इन सैनिकों के द्वारा गैरीबाल्डी ने सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण किया और यहाँ के जनता गैरीबाल्डी का समर्थन कर दिया। सिसिली और नेपल्स को जो एकीकरण करना चाह रहे थे, गैरीबाल्डी का समर्थन कर दिया। 1862 ईस्वी में गैरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई, लेकिन कावूर ने मना कर दिया और उन्होंने रोम की रक्षा के लिए पिडमाउंट की सेना भेज दी। गैरीबाल्डी को इटली के दक्षिण भाग में एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे इतिहास की दुनिया में उसे याद किया जाता है। वह विक्टर एम्यूनल द्वारा दक्षिण क्षेत्र के शासक बनने के निमंत्रण को ठुकरा कर कृषि कार्य करना स्वीकार किया। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है इसका गैरीबाल्डी के बारे में। एक क्वेश्चन तो जनरल क्वेश्चन है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे, तो गैरीबाल्डी पेशे से नाविक थे। गैरीबाल्डी ने दक्षिण क्षेत्र का दक्षिण जो इटली का था उसको एकीकरण करना चाह रहा था। एकीकरण करने में सफल भी हुए। पांचवा नंबर जो क्वेश्चन आपका है वो है क्या, विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे। देखिए इसका आंसर क्या होगा। विलियम
प्रथम जानता था, विलियम प्रथम वहाँ के राजा हुआ करते थे जर्मनी का, विलियम प्रथम जानता था कि जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया का सबसे बड़ा बाधक, वो मानता था कि ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधक है जर्मनी एकीकरण के लिए, इसीलिए इसे हटाए बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं था। इसके लिए ऑस्ट्रिया को युद्ध में मैदान में हराना बहुत जरूरत है। अगर ऑस्ट्रिया को युद्ध के मैदान में हरा दिए तब जर्मनी का एकीकरण संभव हो जाएगा। इस काम के लिए जर्मनी सैन्य शक्ति में मजबूती जरूरी था और सैन्य बजट पर अधिक खर्च किए। एकीकरण को ध्यान में रखकर अपने प्रशासन हेतु योग्य व्यक्तियों का चयन किया। इसी क्रम में महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। बिस्मार्क ने भी जर्मनी एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति को महत्वपूर्ण समझता था, अतः इसके लिए बिस्मार्क ने रक्त एवं लोह की नीति, ब्लड एवं आयरन, मतलब रक्त मतलब जान देकर भी और शक्ति के साथ बलपूर्वक जो रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किया। विलियम प्रथम ही वह व्यक्ति था जिसने बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य करने का अवसर प्रदान किए तथा हर कदम पर उसने समर्थन भी किया, अन्यथा बिस्मार्क के लिए यह उपलब्धि हासिल कर पाना असंभव था। यह हो गया आपका पांचों क्वेश्चन का आंसर। अगले लेक्चर में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताएंगे। आप अगर इसके पहले क्लास आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो हिस्ट्री का ज्वाइन आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ज्वाइन कर लीजिएगा। और मैथ का क्लास भी चल रहा है, वो भी क्लास ज्वाइन करें। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।